हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय थॉमस हॉब्स हमने शुरू किया था। और थॉमस हॉब्स में हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मनुष्य ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। हम सभी को ज्ञात है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। जब से उसने समाज में रहना शुरू किया, एक संगठित जीवन शुरू किया, तभी से ही उसका राजनीतिक जीवन भी प्रारंभ हो जाता है। और वो राजनीतिक जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ, इन पश्चिमी राजनीतिक विचारों के माध्यम से हम उस प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी या अवस्था थी उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस वर्तमान युग में हम लोग रह रहे हैं, उस वर्तमान युग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मनुष्य ऐसे अराजक स्थिति से उठकर इस सभ्य समाज में का एक हिस्सा बना और उस समाज की स्थापना कैसे हुई। ये सारी की सारी बातें हमें राजनीति विज्ञान से ही प्राप्त होती है कि एक अराजक स्थिति का मनुष्य, एक पार्श्विक प्रवृत्ति का मनुष्य, जिसका पूरा का पूरा वर्णन मैकियावेली ने और हॉब्स ने अपने विचारों में मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए बताया कि मनुष्य किस प्रकार से पार्श्विक परिस्थितियों में रहता था, पशु के समान उसका जीवन था और पशु के समान जीवन होने के संग संग वो एक संघर्षशील जीवन भी जी रहा था। इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य संघर्ष के वातावरण में रहता है, जब मनुष्य एकाकी सा हो जाता है, जब मनुष्य लोभी या किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित होता है, तब उसका मानसिक संतुलन सही ढंग से नहीं रहता। उसे जितने भी विचार होते हैं वो नेगेटिव विचार नजर आते हैं। तो जैसा कि हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ रहे थे और उसमें 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। पहला जो पॉइंट था वो मानव स्वभाव से संबंधित था और दूसरा पॉइंट प्राकृतिक अवस्था से संबंधित था। इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे उसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको कि मानव स्वभाव में उसने बताया था कि मानव एकाकी था, पार्श्विक था, स्वार्थी था, झगड़ालू था और शक्ति प्रिय था। ऐसे मानव को जो प्राकृतिक अवस्था थी, वो प्राकृतिक अवस्था में अपने इन्हीं मानवीय गुणों के कारण वो हमेशा संघर्षशील रहता था, यानी कि सभी व्यक्तियों में शक्ति के लिए या अपने लाभ के लिए संघर्ष बना रहता था। इस संघर्ष को मिटाने के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो शांति प्रिय तो नहीं कह सकते कि सभी व्यक्ति शांति प्रिय होते हैं, लेकिन मानव स्वभाव में ये जो बुराइयां इसने बताई थी उससे कहीं ना कहीं वो छुटकारा पाना चाहता था। और इसी छुटकारे की वजह से हॉब्स ने बताया कि सामाजिक समझौता हुआ। उस अराजक स्थिति में सामाजिक समझौता हुआ। ये इसका तीसरा मुख्य बिंदु है कि सामाजिक समझौते के कारण क्या रहे, क्यों हुआ सामाजिक समझौता। तो उसके पॉइंट अब हम पढ़ रहे हैं। मेन पॉइंट है थर्ड, समझौते के कारण, और उसका फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य अराजक प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाना चाहता था। कि हमने देखा उसकी जो पहले 2 पॉइंट थे कि मानव की प्रकृति कैसी थी, बहुत ही झगड़ालू और शक्ति प्रिय, स्वार्थी, लोभी किस्म का व्यक्ति था, मानव स्वभाव हुआ करता था और उसने अराजक प्राकृतिक अवस्था में वो रहता था, यानी संघर्षशील अवस्था में वो रहता था। लेकिन अब वो क्या चाहता था, इस मनुष्य की अराजक प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाना चाहता था। और यही कारण था कि उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तो अपनी स्वार्थी, अहंकारी, झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण मनुष्य सदैव ही असुरक्षित
वह संघर्षमयी वातावरण में तनाव से ग्रसित रहता था। अतः अब वह इस स्थिति से छुटकारा पाकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता था। इसीलिए उसने इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए समझौता किया। तो इस समझौते की वजह क्या रही कि मनुष्य की प्रवृत्ति धीरे धीरे जब संगठित जीवन आया तो वो उस अराजक स्थिति से छुटकारा पाने का कोई ना कोई साधन ढूंढ रहा था। दूसरा पॉइंट है वैधानिक शक्ति की आवश्यकता महसूस। जब कोई समझौता होता है, जब कोई नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं तो उसमें एक शक्ति का होना आवश्यक है, और वो शक्ति भी कैसी? वैधानिक हो। वैधानिक का अर्थ कोई ऐसी संवैधानिक शक्ति। उस समय संविधान इतना पॉपुलर नहीं था, संविधान इतना पॉपुलर तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसी शक्ति जो वैधानिक शक्ति हो, और उसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था कि कोई ऐसी शक्ति जिससे सब लोग उस शक्ति से डरें और उस शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इस सामाजिक समझौते को बनाए रखने में सक्षम हो। तो इस प्रकार की शक्ति को महसूस किया जा रहा था, जिसे पॉइंट का नाम दिया है वैधानिक शक्ति की आवश्यकता महसूस। कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों ने प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था, और उस उल्लंघनकारी को यदि कोई दंड देना चाहे तो ऐसी कोई दंडकारी शक्ति नहीं थी। अतः मानव एक विवेकशाली, नियंत्रणकारी और बाध्यकारी शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। अर्थात महसूस किया गया कि जो व्यक्ति इन प्राकृतिक कानूनों को नहीं मानेगा या जो प्राकृतिक कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों को रोकने के लिए एक ऐसी बाध्यकारी, दंडकारी, नियंत्रणकारी शक्ति का होना आवश्यक है जो उसे रोकने में सक्षम हो। तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहा शक्ति अर्जन की होड़। कि हमने पढ़ा है कि मानव की प्रकृति है शक्ति को अर्जित करने की। तो शक्ति अर्जन की व्यवस्था में क्या चाहता है मानव? शक्ति अर्जित क्यों करना चाहता है? वो शक्ति इसलिए अर्जित करना चाहता है कि वर्तमान में जो शक्ति मेरे पास है वो लंबे समय तक मेरे पास रहेगी, इस चीज की गारंटी उसे नहीं रहती। अतः जो शक्ति उसके पास है उससे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और लंबे समय तक अपने पास शक्ति बनाए रखने की होड़ में वो सदैव संघर्षशील हो जाता है। ऐसा हॉब्स का मानना है। तो हॉब्स के विचारों को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं क्या है शक्ति अर्जन की होड़। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य असुरक्षा की भावना से ग्रस्त थे। अतः सभी मनुष्य अब शक्ति अर्जन की होड़ में लग गए, क्योंकि सभी अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में देखना चाहते थे। कि मनुष्य अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित करना चाहता था। जो असुरक्षा का जो चक्र उस समय घूम रहा था, मौजूद था प्राकृतिक अवस्था में, जिसे अराजक अवस्था कहा गया है, उस अराजक अवस्था को रोकने के लिए हॉब्स ने बताया कि सभी मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली बनाने की होड़ में लग गए, क्योंकि सभी अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना चाहते थे। अगला कारण है समझौते में समानता का भाव। कि कानून यदि सबके लिए समान है तो उस कानून को मानना अति आवश्यक हो जाता है, लेकिन जो कानून समानता का जिनमें अभाव होता है उन कानूनों को मानने में भी लोग आनाकानी करते हैं। ऐसा मानना था हॉब्स का। इसीलिए वो बताता है कि एक ऐसे समझौते की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसमें समानता का भाव
निहित हो। व्यक्ति एक ऐसा समझौता चाहता था जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, जिसमें कोई कम या अधिक शक्तिशाली न हो और सभी कानून के समक्ष समान हो। तो आज ये बात बहुत ही कॉमन है कि कानून जब बनाए जाते हैं, समानता का मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, तो वो मौलिक अधिकार या वो समानता की बात सबसे पहले हॉब्स ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की। और हॉब्स ने ये समझाया कि समझौता जब हुआ तो उस समझौते में समानता की बात अवश्य निहित रही होगी, क्योंकि यदि ये समानता न होती तो फिर कानून का जो प्रभाव पड़ना था वो प्रभाव भी उतना शक्तिशाली नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के मन में ये भाव जागृत हो गया कि एक ऐसा कानून हो जिसमें समानता हो, कानून के समक्ष कोई बड़ा या कोई छोटा न हो, कोई अधिक शक्तिशाली और कोई निर्बल न समझा जाए। अगला है केंद्रीय एवं निरंकुश शक्ति की स्थापना। इस तरीके से जो समझौता हुआ उन सब से क्या स्पष्ट होता है कि एक ऐसी केंद्रीय शक्ति, एक जगह वो शक्ति एकत्रित हो, और वो शक्ति उस जमाने में निरंकुश शक्ति को भी हॉब्स उसकी स्थापना कर देता है कि एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो। और इसीलिए समझौते के सिद्धांत में उसने इसे भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। अपनी आत्मरक्षा की गारंटी के लिए मनुष्य व्यक्ति समझौते करने के लिए तैयार हो गए तथा आत्मरक्षा की गारंटी हेतु केंद्रीय व निरंकुश शक्ति की स्थापना के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि आत्मरक्षा एक मुख्य प्रश्न था। और उसी आत्मरक्षा की रक्षा के लिए सभी मनुष्य एक ऐसी शक्ति जो एक जगह एकत्रित की गई हो, एक ऐसी शक्ति जो पूर्ण रूप से निरंकुश हो, उसके ऊपर कहीं किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया हो, ऐसे समझौते के लिए भी वो तैयार हो जाती है। अगला कारण है शांति व सुरक्षा की चाह, कि प्रत्येक मनुष्य इस अराजक परिस्थितियों से दुखी हो चुका था और अब अपना जीवन कैसा चाहता था, शांति प्रिय तरीके से जीना चाहता था। और उसमें सुरक्षा की भी चाह एक मौजूद थी कि यदि उसे शांति और सुरक्षा मिले तभी वो जीवन को आगे अधिक उन्नत बना सकता है। तो इस चाह ने मनुष्य को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के बाद लोगों में आत्मरक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने की होड़ समाप्त हो जाएगी तथा व्यक्ति बैर व भाव को भुलाकर शांति से सुरक्षित जीवन व्यतीत करेगा। कि जैसा बताया हॉब्स ने कि मनुष्य ने इतनी सारी आवश्यकताओं की वजह से क्या किया, एक केंद्रीय और निरंकुश शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिए वो तैयार हो गए, समझौता कर लिया। लेकिन इस समझौते से चाहता क्या था वो? तो वो चाहता था कि ये जो शक्ति अर्जन की होड़ में प्रत्येक मनुष्य लगा हुआ है, लगातार संघर्षशील है, उस शक्ति अर्जन की होड़ को समाप्त कर दिया जाए और उसकी समाप्ति के बाद ही व्यक्ति क्या करेगा, एक शांति प्रिय और सुरक्षित जीवन जीने लगेगा। जब शांति प्रिय और सुरक्षित जीवन जिएगा तो उसकी शक्ति अर्जन करने की जो एक तमन्ना वर्षों से रही है, वो शक्ति अर्जन की तमन्ना उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इन 6 मुख्य बिंदुओं के आधार पर हॉब्स ने सामाजिक समझौता होने के वजह बताई कि यही वो मुख्य आधार थे जिसकी वजह से सामाजिक समझौता सिद्धांत लागू हुआ। इसके बाद में वो इस समझौते को आगे बढ़ाता हुआ बताता है अगले मेन पॉइंट के रूप में कि मेन चौथा पॉइंट है अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति। कि इस समझौते से हुआ क्या,
इस समझौते से क्या हासिल हुआ मनुष्य को? तो वो क्या था? एक अनुबंध। अनुबंध एक ऐसा अनुबंध जिसे तोड़ना संभव ना हो, और उससे एक राज्य की उत्पत्ति होती है। जिस राज्य को आज हम देख रहे हैं, वो राज्य हॉब्स ने किस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई, उसका पूरा वर्णन अपने विचारों में किया है। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है, और वह है समस्त व्यक्तियों को अपनी समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह को समर्पित कर देना। मानो प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से कहता हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभा को सशर्त देता हूँ, और उसकी सत्ता को इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार उसे सौंप दोगे और सभी कार्यों को स्वीकार करोगे। कि इस समझौते में हॉब्स ने बताया कि समस्त व्यक्ति अपनी सारी शक्तियों को किसी एक व्यक्ति या संस्था को सौंप देते हैं, और उस सौंपने में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कहता है कि मैं अपनी समस्त शक्तियां इस व्यक्ति या सभा को सौंप रहा हूं, लेकिन क्या शर्त है? यदि आप भी अपनी समस्त शक्तियां इस संस्था या व्यक्ति को सौंप दें। तो सभी व्यक्तियों जब किसी एक व्यक्ति को अपनी समस्त शक्ति और समस्त जो जानकारी थी, उसकी जिज्ञासा थी, उन सबको एक अनुबंध के माध्यम से एक व्यक्ति या समूह को वो सौंप देता है, इस शर्त पे कि आप सब भी वैसा ही करेंगे, तभी वो अनुबंध बना। और उस अनुबंध बनने के बाद ही राज्य की उत्पत्ति हुई। कि ऐसा स्वीकार करने के लिए उसने जो समस्त कार्य किए, उससे इस प्रकार से अनुबंध से ही राज्य का निर्माण हो जाता है। और यह समझौता पूर्व के समझौते से भिन्न था, कि जो प्राकृतिक अवस्था का जो समझौता था या समझौते के मुख्य कारण थे, उनसे ये समझौता बिल्कुल अलग था। इसमें शासक व शासित में नहीं, वरन व्यक्ति व व्यक्तियों के बीच ये समझौता किया गया था। और इस नव स्थापित संस्था में राजनीतिक समाज व अराजकता के पश्चात राजनीतिक जीवन के प्रति समर्थन तथा राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के सामाजिक जीवन के पश्चात प्रति समर्थन, राज्य की व्यक्ति की दूरदर्शिता, उसकी विवेकशीलता का ही परिणाम था कि उसने राज्य की उत्पत्ति अनुबंध के माध्यम से कर ली थी। और इस अनुबंध द्वारा व्यक्तियों का जो प्रतिनिधि था, उसे हॉब्स ने संप्रभु कहा, संप्रभु का नाम दिया कि वह व्यक्ति संप्रभु कहलाएगा, और जो व्यक्ति समझौते का उल्लंघन करेंगे उन्हें संप्रभु दंड देगा। यह दंड व भय व्यक्तियों को समझौते का उल्लंघन करने से रोकता है। अतः हॉब्स ने अपनी कोटेशन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि बिना तलवार के समझौता बालू का ढेर रह जाता है, जिसमें रक्षा की शक्ति नहीं होती है। कि इस तरीके से एक अनुबंध के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई, और राज्य की उत्पत्ति के बाद सभी व्यक्तियों ने जो अनुबंध किया था, वो पिछले समझौते से, जो एक समझौता करने के लिए व्यक्ति आए थे, उससे थोड़ा अलग था। इसमें शासक और शासितों के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ, बल्कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में अनुबंध होता है, और उसी से ही राज्य का निर्माण होता है। व्यक्ति व्यक्ति का अनुबंध होकर वह एक प्रतिनिधि चुन लेता है, और उस प्रतिनिधि को समस्त शक्तियां दी जाती है शासन करने की, कि वह व्यक्ति शासन करेगा, और शासन के बाद जो शक्तियां उसके पास है, उन शक्तियों का प्रयोग करके वह व्यक्ति प्रत्येक अनुबंध को
कार्य पूर्ण कराने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रारंभ करेगा। जो व्यक्ति इस अनुबंध का या इस समझौते से जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसका उल्लंघन करता है, तो वह प्रतिनिधि जिसे संप्रभु बनाया गया है, वह संप्रभु उस व्यक्ति को दंड देगा और यह दंड के डर की वजह से ही व्यक्ति समझौते को तोड़ने से रोकेगा। कि ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जिसकी ऐसा कोई यदि डर नहीं है व्यक्ति में, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से उस समझौते को तोड़ देगा। लेकिन ये डर व्याप्त होगा कि संप्रभु जो अवहेलना कर रहा है व्यक्ति उसे दंड देगा, तो आसानी से उसे शक्ति के आधार पर ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, जिससे अन्य व्यक्ति उस कानूनों को या उस प्रकार के नियमों को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिना शक्ति का जो यदि राज्य दिया जाए तो वो बालू का ढेर या कागज का हथियार हो सकता है, ऐसा हॉब्स ने अपने शब्दों में जाहिर किया। और इसीलिए वो कहता है कि राज्य को शक्तिशाली होना ही चाहिए, संप्रभु को शक्तिशाली निरंकुश तक उसने होने की बात कही, होना ही चाहिए। तो इस तरीके से क्या निर्माण हुआ? सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, जिसका पूरा का पूरा वर्णन और चित्रण हॉब्स ने अपने शब्दों में किया है।